15 जनवरी को सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान और भारत ने बाहिमी मुशावरत से बातचीत को आगे बढ़ा दिया। वक्ती तौर पर बातचीत का रुकने वाला सिलसिला मुस्तकिल नहीं रुकना चाहिए। पठानकोट हमले की तहकीकात के लिए जैश ए मोहम्मद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो गया। मसूद अजहर को हिफाजती तहवील में कई साथी भी हिरासत में ले लिए गए। तहकीकात के लिए आला कमेटी बना दी गई। तहकीकाती टीम भारत भेजने का भी फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आला क़यादत के इंतहाई अहम फैसले। जलालाबाद, कोयटा और इस्लामाबाद में एक ही दिन धमाकों से गूंज उठे। दहशतगर्दी पाकिस्तान ही का नहीं, खित्ते का मुश्तरका मसला है। इससे मुश्तरका कोशिशों से ही निपटना होगा। डीएचए फ्रॉड केस में क्या सिर्फ जनरल कियानी के भाई ही जिम्मेदार हैं? असल मामला क्या है, कौन कौन जिम्मेदार है, पूछेंगे अमजद परवेज कियानी से। कराची मसाइल का अंबार बना हुआ है। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा आपस में उलझी हुई हैं। अगर एमक्यूएम का मेयर सूबाई हुकूमत से तनाव बढ़ाएगा तो फिर कराची कैसे चलाएगा? और निडर और बेबाक सहाफी वली खान बाबर को शहीद हुए 5 बरस गुजर गए। केस का फैसला भी हो गया, लेकिन मुजरिमों को सजा कब मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारतीय मीडिया ने खबर दी है कि पाक भारत मुज़ाकरात 15 जनवरी को नहीं होंगे। मुज़ाकरात को बाहिमी मशवरे से, अहम लफ्ज है कि बाहिमी मशवरे से आगे बढ़ा दिया गया है। क्या वजह बनी कि पाकिस्तान और भारत, जिन दोनों का पठानकोट वाक़े के बाद एक बहुत मैच्योर रवैया रहा है, भारत की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से जितनी खबरें आई सारी पॉजिटिव थी। पाकिस्तान की तरफ कोई ऐसी तनकीद नहीं की गई जिसकी वजह से मामलात खराब होते। पाकिस्तान की तरफ से जितनी खबरें आई, जितने फैसले आए, वो सारे मजबूत थे। और आज पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत ने जो फैसले किए वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत हो, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत में एजेंसियां हो, पाकिस्तान की सिविलियन एजेंसियां हो, या फिर पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत हो, सबकी तरफ से इंतहाई अहम फैसले सामने आए। सर जोड़कर बैठे, अहम फैसले किए, और जो पेशरफ्त उसके बाद हुई है वो इस बात की वाज़े तौर पर निशानदही करती है कि पाकिस्तान में भारत में होने वाले वाक़े के बाद, भारत की तरफ से लीड्स मिलने के बाद बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। भारत की तरफ से इस वजह से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे ये कहा जाता कि अनड्यू क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। भारत की लीडरशिप की तरफ से बड़ी मैच्योरिटी नजर आई थी। अब ये मुश्तरका फैसला क्यों हुआ है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का, इस पर हम भारत जाएंगे, भारत बात करेंगे, पाकिस्तान में भी इस हवाले से तबसरा मालूम करेंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। See, right now for us, the immediate priority is, there was a conversation, as you know, between our Prime Minister and the Prime Minister of Pakistan. The Pakistani Prime Minister promised us prompt and decisive action. We now await that prompt and decisive action. क्या लाएअमल है पाकिस्तानी हुकूमत का? अगर कोई इस किस्म की बात जो है सामने आती है तो हम उसके ऊपर बड़ा इफेक्टिव किस्म का उसके ऊपर जो है कदम उठाएंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है। खबर आपको दे, जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया इज रिपोर्टिंग इज बीन टेकन इनटू प्रिवेंटिव कस्टडी। अब देखा, अहम डेवलपमेंट हुई है आज के दिन। हमें भारत से राजीव सरदेसाई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफी हैं। बहुत शुक्रिया सरदेसाई साहब हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान में इंतहाई अहम फैसले हुए, सिविलियन और मिलिट्री क़यादत ने सर जोड़कर बैठे, और आज बहुत ज्यादा अहम डेवलपमेंट हुई है। जाहिर है आपने भारतीय मीडिया में भी देखी होंगी। म्यूचुअल डिसीजन की इतलात हैं और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि म्यूचुअली डिसाइड किया है पाकिस्तान ने और भारतीय हुकूमत ने कि फिलहाल ये जो सेक्रेटरी खारजा लेवल पर मुज़ाकरात होने थे नहीं होंगे और इनको पोस्टपोन किया गया है। क्या वजूहात हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लिया जा रहा है इंडियन सरकार की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि कम से कम ठोस कदम उठाए जाए, और जैसे ही वो कदम उठाए जाएंगे
धीरे धीरे पहल की जाएगी कि टॉक्स एक बार फिर शुरू हो। ये कहना कि टॉक्स नहीं होंगे ये गलत है। इतना ही है कि टॉक्स को पोस्टपोन किया गया है जब तक इंडियन गवर्नमेंट को नहीं लगे कि पूरी तरह से कोई कदम उठाए गए हैं जिसे डिसाइसिव और क्रेडिबल एक्शन कहा जा रहा है। जब क्रेडिबल एक्शन होगी जिस पर भरोसा हो सके, उस हिसाब से मुझे लगता है कि टॉक्स होंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 15 तारीख को होंगे, ये मुश्किल है। उसके बाद जरूर टॉक्स होने की संभावना है। मतलब अभी तक का जो एक्शन था, आपसे पहले भी बात हुई थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो एक्शन है और भारत की सरकार की तरफ से जो रिएक्शन है उसमें बड़े मुस्बत बयानात हैं। अगर मीडिया की तरफ से कोशिश भी की गई सवालात करके कुछ वुज़रा से बयान लेने की, तो वहां से मिनिस्टर्स ने ऐसे बयानात नहीं दिए पाकिस्तान के हवाले से। जो आज पाकिस्तान में एक्शन हुए हैं उनको कैसा देखा जा रहा है? और सिविलियन और मिलिट्री क़यादत दोनों ने मिलकर ये फैसले किए हों और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई जैश ए मोहम्मद पर क्रैकडाउन, इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, इसे पॉजिटिव तरह से देखा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद पर जो क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि पहले भी इस तरह के प्रिवेंटिव अरेस्ट हुए हैं। हाफिज सईद का हुआ था, जाकिर रहमान लखवी का हुआ था 26/11 के जो टेरर अटैक है उसके बाद। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि जब तक इन एक्शन के बाद कोई फॉलो अप ना हो, जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाए या पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो, तब तक एक माहौल नहीं बनता है जिसमें वाकई बातचीत अच्छी तरह। तो मुझे लगता है एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जैसे मैंने कहा, बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया गया आज पाकिस्तान ने। लेकिन केवल एक पॉजिटिव स्टेप से जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करना मुश्किल होगा। यानी कुछ और देर रुकना पड़ेगा जब तक वाकई एक बार फिर बातचीत बहाल हो। बहुत शुक्रिया राजीव सरदेसाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो आज स्टेप्स लिए गए हैं उनको अच्छी निगाह से देखा जा रहा है, मगर स्टेप बाय स्टेप फैसला किया गया है। और अभी तक भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों मुमालिक ने मिलकर फैसला किया है कि जो 15 को मुज़ाकरात होने थे उसे कैंसिल नहीं, पोस्टपोन किया जाए। वो मनसूख नहीं हुए, वो मुलतवी हुए हैं। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ अपना अज़म वाज़े कर दिया है। एक तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर पठानकोट वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी भारतीय शवाहिद और इल्जामात का बगौर जायजा लेगी। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक इस कमेटी में एडिशनल IG CTD पंजाब राय ताहिर कंवर होंगे और एडिशनल IG CTD के खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन खान मेंबर होंगे। डायरेक्टर IB लाहौर अजीम अरशद, डायरेक्टर FIA लाहौर उस्मान अनवर मेंबर होंगे। ये कमेटी में ISI और MI के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। दूसरा अहम फैसला जो हुआ और जिसने आज हेडलाइंस बनाई वो था कलदम तंजीम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को तहवील में लिए जाने का। इस हवाले से इतलात आई हैं कि उन्हें तहवील में ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने कलदम तंजीम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को हिफाजती तहवील में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है, जबकि मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर और उनके चंद साथियों को भी हिरासत में लिया गया है और इनसे पठानकोट हमले से मुताल्लिक पूछगछ जारी है। मसूद अजहर को तहवील में लेने का फैसला एक पॉलिसी स्टेटमेंट में है और ये और अहम और बड़ी खबर आज एक अहम और बड़े इजलास के बाद सामने आई। भारतीय हुक्मरान जमात BJP में पाकिस्तान में की जाने वाली तहकीकात को मस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। अपोजिशन कांग्रेस ने भी इसे मस्बत करार दिया है, मगर भारतीय वजीर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी की सरकारी सतह पर अभी तस्दीक नहीं हुई और भारतीय मीडिया खबर दे रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुश्तरका तौर पर मुलतवी हुए हैं। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, DG ISI, वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। और तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक ये जो स्टेटमेंट है ये जरा सुनिएगा, जिससे पाकिस्तान का अज़म दहशतगर्दी के खिलाफ और पाकिस्तान के सिविल और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ, किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर होना वाज़े होता है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने 4 अहम शहरों भावलपुर, भावलनगर, मुल्तान और रहीम यार खान में छापे मारे हैं। कलदम तंजीम जैश ए मोहम्मद के कई खुफिया दफातर सील कर दिए गए हैं और खुफिया दफातर का कंप्यूटर और खुफिया मवाद कब्जे में ले लिया गया है और पाकिस्तान ने भारत से मजीद शवाहिद हासिल करने का फैसला भी किया है और पाकिस्तान ने खुसूसी टीम भारत भिजवाने का भी फैसला किया है। और ये सारे फैसले इस अहम इजलास में हुए। हमारे नुमाइंदे एजाज सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा क्या कार्रवाई हुई है, इन गिरफ्तारियों के अलावा कोट कर रहे हैं और क्या मामला हुआ है, एजाज से जानते हैं। एजाज बहुत शुक्रिया। एजाज, आप इस मामले को फॉलो करते रहे हैं और आपने सफर भी किया, क्या भावलपुर तक गए, इन्वेस्टिगेट करते रहे, क्या मामला इन गिरफ्तारियों के अलावा और क्या इतलात हैं?
जी, बुनियादी तौर पर आम तौर पर तो अभी दो नाम सामने आए हैं, मौलाना मसूद अजहर का और अब्दुल रऊफ असगर जो दूसरे भाई हैं इनके, कि इनको हिफाजती तहवील में लिया है, गिरफ्तार नहीं किया, हिफाजती तहवील में लेकर इनसे पूछगिछ की गई है। लेकिन हमारी इतलात कुछ ऐसी भी हैं कि कुल ये 6 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम अतर, दूसरे नंबर पे इब्राहिम, तीसरे नंबर पे मसूद अजहर और फिर चौथे नंबर पे रऊफ और इसके बाद तलहा और आलमगीर। तो हमारी इतलात के मुताबिक इनके जो बाकी भाई हैं उनसे भी पूछगिछ की गई है, और ना सिर्फ ये कि इनके भाइयों से जो ग्राउंड के ऊपर भावलपुर में, रहीम यार खान में, भावल नगर में इनके जो कारकुन हैं जो क्लोजली इनके साथ राब्ते में रहे हैं उनसे भी पूछगिछ की गई है। और हमारी इतलात के मुताबिक जो भारत ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और दोनों मुल्कों के डिप्लोमेट्स के जरिए जो मालूमात दी थी उनकी बुनियाद पर टेंजिबल कम से कम 14 से 15 अफराद गिरफ्तार किए हैं, और उनमें ये लोग भी शामिल हैं जिनसे पूछगिछ भी की गई है और हिफाजती तहवील में भी इनको लिया गया है। बहुत शुक्रिया। एजाज बता रहे थे 15 इस हवाले से गिरफ्तारियां, उसमें ये लोग भी शामिल हैं और गिरफ्तारियां भी इसके अलावा हुई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में यह मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जब भी खराब होते हैं उसमें वो तंजीमें अहम किरदार अदा करती हैं जो भारत में हमले करती हैं, और इसके बाद भारत की जानिब से इल्जाम लगाया जाता है कि इन तंजीमों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। यही कुछ पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद भी हुआ और यही इल्जाम लगाया गया। इस हमले की जिम्मेदारी सैयद सलाहुद्दीन की सरबराही में कायम मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल ने कबूल की। 1990 में कायम होने वाली इस काउंसिल में 13 तंजीमें शामिल हुई जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा इंतहाई अहम थी। पंजाब में इंसदादी दहशतगर्दी के इदारों की मुरत्तिब की गई फहरिस्त में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसी तंजीमों को दहशतगर्दी की नर्सरी कहा गया है। यूं ये तंजीमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतरा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने मसूद अजहर से मुताल्लिक कहा था कि ये डबल एजेंट हो सकता है। साउथ पंजाब में हमने सेक्टेरियन वायलेंस और फिर उनके लिंक्स आगे दाइश वगैरह जिसके साथ भी थे हमने उनको खत्म करने की कोशिश की और उनके लीडर्स को मारा है। अब चीज ये है कि इसका मसूद अजहर पे इल्जाम देते हैं। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का मेरा ख्याल लीडर है। ये काफी अरसा हिंदुस्तान में भी कैद रहा है और फिर वहां से एक वो हवाई जहाज के हाईजैकिंग के बाद आया, और ये मैं समझता हूं कि ये मशकूक आदमी है। बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं हमारे अदारे वो बताते हैं कि ये डबल एजेंट आदमी है। अगर ये बात दुरुस्त है तो मुझे इसमें कोई शुबा नहीं कि हो सकता है ये बाहर से किसी इंटेलिजेंस के इशारे पे काम कर रहा हो। भारतीय एयरबेस पठानकोट पर हमले के बाद पाकिस्तान भारतीय हुकूमत के साथ तहकीकात में ताउन कर रहा है और हालिया कार्रवाइयों से पाकिस्तान ने अपने ऊपर नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करने के इल्जाम की भी नफी कर दी है। एक और अहम बात गौर तलब है वो इस तमाम मामले में सियासी और अस्करी क़यादत का तमाम फैसलों में एक पेज पर होना, मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना है। आज भी जो फैसले हुए मिलकर किए गए और पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नजर आई, उसके बाद ये सारी कार्रवाई नजर आई। ज़राए के मुताबिक आज होने वाले आला सतह के इजलास में इस अज़म का इजहार भी किया गया कि पाकिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पॉलिसी सिर्फ भारत से मुतालबे पर आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान सानहे एपीएस के बाद से दहशतगर्दों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाने का अज़म वाज़े कर चुका है। इस हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नो टॉलरेंस पॉलिसी की जो बात की थी वो क्या थी, जरा सुनिए। सानहा पेशावर के बाद का पाकिस्तान बदल चुका है जिसमें दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फिरका वारियत और अदम बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं है। हम न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि दहशतगर्दी की फिक्र और सोच का भी खात्मा करेंगे। कलअदम तंजीमों को किसी दूसरे नाम से काम करने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब के बाज़ इलाकों जैसे मुल्क के हर हिस्से में इंतहा पसंदी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। फिरका वारियत फैलाने वाले नासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जा रही है। मेरा अज़्म है कि हम पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और इस पॉलिसी बयान पर कायम रहते हुए रियासत पाकिस्तान ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया। लश्कर जंगवी की आला क़यादत पुलिस मुकाबलों में मारी गई। सिंध में भी कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुहर्रमुल हराम से कबल ऑपरेशन किया गया और अब कलअदम जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई से यह साफ जाहिर है कि रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं और इसी तरह आगे बढ़ रही है। भारत में होने वाले हमले के बाद
पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने जिस समझदारी का मुजाहरा किया है, अब इस एतमाद साजी के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बेहतर होगा कि वक्ती तौर पर जो मामलात रुके हैं या मुज़ाकरात रुके हैं, ये वक्ती तौर पर ही हों और मुश्तरका तौर पर ही फैसला हो और इनको आगे बढ़ना चाहिए और दोनों ममालिक को, दहशत गर्दों को और उनके अज़ाइम को गलत साबित करना चाहिए। पाकिस्तान को अंदरूनी मुल्क ही नहीं, बैरून मुल्क भी दहशत गर्दी का सामना करना पड़ रहा है। आज अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाने के करीब खुदकुश धमाके और झड़प में पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद हलाक हो गए। जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाने के करीब हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। दूसरी तरफ कोयटा में हिफाजती टीकों के मरकज के करीब खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें अब तक 15 अफराद की हलाकत की इतलात आ चुकी है। कोयटा हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। कोयटा हमले के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में ARY न्यूज चैनल के दफ्तर पर क्रैकर हमले में एक कारकुन जख्मी हो गया और इस हमले की जिम्मेदारी दाइश की जानिब से कबूल की गई है। जलालाबाद में हमला तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात की बहाली के सिलसिले में इस्लामाबाद में पीर को होने वाले 4 मुल्की मुज़ाकरात के बाद हुआ, जबकि इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते ही 4 जनवरी को मज़ार शरीफ में भारतीय कौंसल खाने के करीब भी हमला हुआ था। मज़ार शरीफ में होने वाला हमला भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा काबुल और वापसी पर लाहौर आने के 10 रोज के अंदर हुआ था। इन हमलों की टाइमिंग बता रही है कि दहशतगर्द खित्ते में अमन की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान को इस वक्त मुश्तरका दुश्मन का सामना है जो खित्ते में अमन नहीं देखना चाहता, मगर समझदारी, दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए तीनों मुमालिक की क़यादत को, दुश्मन अज़ाइम को नाकाम बनाना चाहिए। और हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक और अहम मामला है और उस अहम मामले में कल शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान देके उसकी सिमत और ज्यादा बदली है। क्या मामला है, इस पर तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है और मुत्तहिदा के एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। कल वजीर बल्दियात सिंध कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में कि इतनी ज्यादा भर्तियां कर दी हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने KMC में कि इदारा चलाना मुश्किल है, सारे पैसे तनख्वाहों में चले जाते हैं, हम तो बहुत सारा बजट देते हैं। मुत्तहिदा कहती है अगर इख्तियारात नहीं दिए तो सिंध हुकूमत को नहीं चलने देंगे। ये मामला ऐसे चलेगा तो फिर कैसे चलेगा? ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों ने इतनी भर्तियां की, वो कहते हैं जब मेयर मुस्तफा कमाल साहब थे, KMC को इतना भर दिया है कि जितना भी एलोकेट करते हैं सारा तनख्वाह में चला जाता है। कोई डेवलपमेंट का काम कराची में इसलिए नहीं कर पाई पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया शाहजी। मैं गुजारिश ये करूंगा कि 2008 से जब पीपल्स पार्टी के साथ हम हिस्सा बकदर जुस्सा इत्तेहादी थे, तो KMC में 2010 में नाजिम का दौर ख़त्म हुआ। उस 2 साल में इन्होंने ऐसी कोई बात क्यों नहीं की और आखिर में 2013 तक जब तक हम इत्तेहादी रहे, इन्होंने ना कोर कमेटियों में ऐसी कोई बात की, ना उसके अलावा कोई मुतालबा किया। और अगर है भी तो इनके किसने हाथ रोके हैं? जब ये इतनी इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो निकाल दें। हमने तो घोष मुलाजमीन की जब बात की तो 30,000 मुलाजमीन एजुकेशन से निकले। हमने घोष मुलाजमीन की बात की तो खैरपुर, शिकारपुर और सक्खर से निकले। हमने घोष भर्तियों की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन लिए तो सारे 2 नंबर अपॉइंटमेंट लोकल गवर्नमेंट में निकले। ख्वाजा मगर ख्वाजा साहब उनके घोष मुलाजमीन आपके घोष मुलाजमीन को जस्टिफाई नहीं करते। और सिर्फ ये वजीर नहीं कह रहे, शर्जील मेमन साहब भी बहुत शोर मचाया करते थे कि आपने बड़े घोष मुलाजमीन भर्ती किए हैं, यहां तक कि कुछ तो जो मुल्जिमान पकड़े गए वो भी घोष मुलाजमीन निकले थे। तो उनके अगर है तो आपकी तो जस्टिफिकेशन नहीं होती। आप लोगों ने क्यों इतने घोष मुलाजमीन भरे अगर आप कराची का भला चाहते थे? शाहजेब, मैं आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऑफिशियली स्टैंड आपको दे रहा हूं। हमने कोई भी भर्ती मेरिट के बगैर हमारे दौर में नहीं हुई और वो भर्ती MK ने नहीं की, वो बाकायदा एक तरीक़ेकार वजह है। और अगर कहीं हुकूमत सिंध को ऐसा शायबा है जो कि इन्हीं के दौर में इन्हीं के वज़रा ने की होगी, क्योंकि ये चोर मचाए शोर वाली पॉलिसी है, तो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, निकाल दें उनको। आप एहतजाज नहीं करेंगे क्योंकि कल वजीर बल्दियात इसी बात पे कह रहे थे कि फिर शोर नहीं मचेगा। शोर तो वैसे ही मच रहा है। अब बताइए, कराची के लिए 50 अरब रुपए का पैकेज है। अब वो 50 अरब रुपए छुपाने के लिए कभी गटरों की सियासत की जा रही है, कभी नालों की सियासत की जा रही है, कभी घोष मुलाजिम की बात की जा रही है। भाई आप 50 अरब रुपए का हिसाब देना जो आपने जून 2014 में कराची के लिए अनाउंस किया था। आज मैं और आप जनवरी 12 में बैठे हैं। इख्तियार तो सारे चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट ने ले लिए हैं। 50 अरब रुपए आपने बजट में रखे,
150 अरब रुपए अभी नासिर शाह साहब की वजारत बल्दियात में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद अनाउंस किए हैं। हमने ये बात रिपोर्ट भी की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इजलास हुआ था। सर्द खाने भी बनेंगे कराची में, बहुत कुछ बनेगा। अगर वो नहीं हो रहा तो इसमें आपके ऊपर भी इल्जाम है कि वसीम अख्तर साहब कॉलें कर करके केएमसी के डायरेक्टर्स को कह रहे हैं कि टेंडर मत करो। और कल जाम खान शुरू साहब ने हमारे शो में कहा कि मैंने ख्वाजा इजहार से शिकायत की, वो दुबई में थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मामला है, इस मामले से हमारी कोई शिकायत है, आके बात कर लेंगे। इसका मतलब है आप लोग रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ख्वाजा इजहार साहब ने बात तस्लीम की थी। नहीं, मुझे उन्होंने फोन जरूर किया था, लेकिन एक बात बताइए ना, क्या अफसरान अगर वसीम अख्तर साहब की इतनी सुन रहे होते या एमकेएम के लोगों की इतनी सुन रहे होते तो पीपल्स पार्टी को 900 अरब रुपए के करप्शन हम करने देते? ये जो गुज़िश्ता 8 साल में 900 अरब रुपए तरक्कियात के नाम पे खुर्द बुर्द हुए हैं, चाहे वो लाड़काना के नाम पे हो, शिकारपुर खैरपुर के नाम पे हो या कराची के नाम पे हो, अगर हमारी इतनी चल रही होती भाई तो साकिब सुमरो साहब या इस तरह के तमाम एडमिनिस्ट्रेटर ये कोई हमारे ज़ेरे तसल्लुत होते? हर इदारे का सरबरा तो आपका भांजा भतीजा है, आपका रिश्तेदार, आपका मरून मिन्नत, और पैसे लेके तकर्रियां कौन कर रहा है? किसके खिलाफ नैब ऑपरेशन कर रही है? किसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सोमोटे ले रही है? हमारी इतनी चल रही होती शाहजेब तो कराची आज हम सजा चुके होते। दुनिया का 12वां तरक्की बनाया था। ख्वाजा साहब, अगर आपकी चल नहीं रही इस वक्त जो प्रैक्टिकल इख्तियारात का मामला है, अगर आपकी चल नहीं रही, इस तरह एहतजाज करेंगे और कहेंगे सिंध हुकूमत नहीं चलने देंगे, तो फिर चलेगी भी नहीं। कैसे चलेगी? क्योंकि इख्तियारात में देखना बार बार वसीम अख्तर साहब को इन्हीं वज़रा और वज़रा आला के वज़ीर आला की तरफ पड़ेगा, फिर चलेगी कैसे अगर आपके इख्तिलाफात ऐसे रहेंगे? देखें शाहजेब, हमारा एक रोड मैप हमने बनाया। हमने असेंबलियों में आपने देखा अमेंडमेंट हमने डाली, अभी परसों भी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे डाली, कराची बिल्डिंग कंट्रोल पे डाली, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे डाली। हमें पता है वो मुस्तरद हो जाएगी। हम लोकल गवर्नमेंट में भी अमेंडमेंट डालें, उसके बाद हमारी काउंसिल्स बनेंगी, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि उनके कहने पर ये इंतखाबात हुए हैं और उन्हीं के कहने पर हमें इख्तियारात भी चाहिए। ये इंतखाबात पेपर इलेक्शन हमें नहीं चाहिए, और ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम कराची तक कश्मीर, इवन केपीके और पंजाब के नाज़मीन की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो मामला है अपना वर्जन दे रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वर्जन। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और बात करेंगे उस अहम मामले की, क्या जनरल कियानी पर जो इल्जामात लग रहे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। और कल जो शहबाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी, उसके बाद क्या ये बात कही जा सकती है कि जनरल कियानी को कुछ नहीं पता था कि भाई क्या कर रहे हैं? पूछेंगे जनरल कियानी साहब के भाई से। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी डीएचए एक बार फिर खबरों में है, और इस बार साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी के भाई उसकी वजह है। साबिक आर्मी चीफ के भाई कामरान कियानी पर इल्जाम है कि मुल्जिमान की कंपनियों ने डीएचए सिटी के लिए 25,000 किराया अरादी हासिल करना थी, लेकिन वो इससे निस्फ ही हासिल कर पाए। सारे मामले में बहुत कुछ जवाब दिया गया है। अमजद परवेज कियानी साहब जो कामरान कियानी और अशफाक परवेज कियानी साहब के भाई हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक इस्टेब्लिश नहीं हुआ, कयास सराइयां हैं। उनके बहुत सारे आर्गूमेंट दुरुस्त भी हैं, मगर कल एक और मामले पर शहबाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब के शो में खुद राब्ता करके एक मौक़िफ़ दिया, एक वर्जन दिया। क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। ये जो ठेका रिंग रोड का है, ये हमारी गवर्नमेंट बनने से पहले पिछली गवर्नमेंट ने दिया था। चौधरी परवेज लाई साहब की गवर्नमेंट में ये ठेका मिला था। हमारी गवर्नमेंट ने ये ठेका नहीं दिया, बल्कि मैंने चूंकि मैंने देखा कि काम जिस तरीके से एग्रीमेंट में जो शराइत थी उस तरीके से काम नहीं हो रहा था, मैंने 1-2 मरतबा वार्निंग दे के तो इस ठेके को कैंसिल कर दिया था मैंने। अच्छा, तो आपकी कभी जनरल अशफाक परवेज कियानी से इस मामले में बात हुई थी? कभी उन्होंने आपसे ये शिकवा किया था कि जी आपने कामरान कियानी को ठेका क्यों दिया हुआ है? नहीं, मैंने बल्कि इन द रिवर्स ऑर्डर मैंने उनको, चूंकि ये उनके भाई थे, मैं तो उनको कभी मिला नहीं था। 2008 में पहली मरतबा जब मैं रिंग रोड की इंस्पेक्शन करने गया तो वहां पर ये मेजर कामरान कियानी थे। तो मैंने पूछा उस वक्त के सेक्रेटरी से, ये कौन साहब हैं? उन्होंने कहा जी ये ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर। मैंने कहा जी क्या नाम है इनका? उनका जी कामरान कियानी। और उन्होंने बताया कि ये जनरल कियानी के भाई हैं। तो मैंने फिर मुख्तलिफ औकात 2 मरतबा जनरल कियानी को मैंने कहा कि आप अपने भाई को समझाएं कि वो काम ठीक नहीं कर रहे। तो बैक जनरल कियानी ने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल मियां साहब उनको कहूंगा। कामरान कियानी ने मुझे खुद
गिले के अंदाज में कहा कि आपने मेरी शिकायत की। मैंने कहा बिल्कुल की, क्योंकि आपको ये ठेका मिला हुआ, मैंने ठेका नहीं दिया, पिछली गवर्नमेंट ने दिया है। आप मेहरबानी करके अपना काम ठीक करें और अपने भाई की लाज रखें जो चीफ आर्मी स्टाफ है। ये मेरे लफ्ज थे। तो जब थर्ड टाइम उसने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया तो मैंने फिर वो ठेका कैंसिल कर दिया। एक रिंग रोड का ठेका भी था, परवेज इलाही के जमाने में दिया गया। परवेज इलाही साहब वजीर आला थे जनरल मुशर्रफ के दौर में। जनरल मुशर्रफ के दौर में कियानी साहब इन्फ्लुएंशियल थे। क्या सारा लिंक भी एस्टैब्लिश होता है या नहीं होता? अमजद परवेज कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज कियानी साहब के भाई हैं आप, और इसके अलावा कामरान कियानी के भी भाई हैं। मुझे कैसे बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बताइए, कंट्रोवर्सी बहुत टाइम से चल रही है, आपकी कोई बात हुई है इस दौरान अशफाक परवेज कियानी साहब से? बातचीत चलती रहती है, बड़े भाई हैं, मुलाकात रहती है। इस एक इशू पर आपकी कोई उनसे बात हुई, आपने कोई बात हुई है? जी हाँ। मैं जानना, अगर क्या बात हुई? देखिए खानजादा साहब, इफ यू कैन आई मीन आस्क अबाउट मी, मतलब मैं ज्यादा बेहतर जवाब। ये कामरान कियानी का जो इशू है जिसमें बहुत ज्यादा मामला उठ रहे हैं, इस हवाले से उन्होंने कोई शिकायत की होगी जी बड़ी ज्यादती हुई है मेरे साथ और ये जो मामला हो रहा है सारा? नहीं, नेचुरली जब इस तरह से उनके भाई के बारे में या जनरल साहब की ज़ात के बारे में बात होगी तो जाहिर है एक अफसोस सा होता है कि इतना कुछ करने के बाद। और मैं खानजादा साहब आपसे यही शेयर ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी की तारीख में जितना जनरल कियानी ने शोहदा के लिए किया है, इतना मेरे ख्याल में पहले कभी नहीं हुआ। और फिर उन्हीं शोहदा के लवाहिकीन का नाम लेके उनके नाम को मेलाइन किया जा रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ मेलाइन किया जा रहा है कि लेट्स फॉर अ मोमेंट सपोज कि अगर उनका भाई इन्वॉल्व भी है किसी जगह पे, विच ही इज नॉट, आई वेरी वेहेमेंटली डिनाई दैट, लेकिन उनका नाम बीच में शोहदा के साथ आ रहा है जो उनके लिए इंतहाई एक तकलीफ दे सिचुएशन है। तो उन्होंने ये शिकायत की कि मैंने शोहदा के लिए इतना कुछ किया और इस सारे मामले में कामरान कियानी की वजह से, छोटे भाई की वजह से मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। कामरान कियानी की शिकायत की उन्होंने आपसे? ये तो आपने एज्यूम कर लिया ना कि कामरान पहले से ही एक्यूज्ड है। देखिए, इट इज ऑल स्पेकुलेशंस। आपके बड़े सीनियर और बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने कल इसके ऊपर बड़ा एक डिटेल किस्म का आर्टिकल भी दिया है और उस आर्टिकल में बड़ी तफसील के साथ उन्होंने लिखा है कि जी ये कैसे हुआ और कब हुआ। अगर आपने उसको देखा हो तो उसमें जो तारीखें दी हुई हैं जिसमें इस प्रोजेक्ट में कुछ रुकावटें आई तो वो जनरल साहब के दौर की हैं, 2000 नवंबर 2013 से पहले की हैं। अगर ये प्रोजेक्ट कामरान का होता, मेरे छोटे भाई का होता, वो खुदा न खास्ता उसमें जनरल साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट होती, उसे फेवर कर रहे होते, तो खानजादा साहब ये प्रोजेक्ट तो फिर घोड़े की तरह भाग रहा होता ना, इसमें रुकावट ना आती, ये अभी तक मुकम्मल हो के कहाँ का कहाँ पहुंच गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मगर किसी भी लेवल पर कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टी के तौर पर अगर कहीं भी लिंक आएगा तो सवाल तो उठेगा। अगर पंजाब हुकूमत बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है, शहबाज शरीफ साहब ऑरेंज लाइन का या कोई और प्रोजेक्ट हो, उसमें किसी ना किसी लेवल पे जाके अगर कोई ठेका मिलेगा, चाहे वो थर्ड या फोर्थ पार्टी के तौर पर ही हमजा शहबाज को या फिर सलमान शहबाज को, तो सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल तो उठेगा कि इख्तियार आपके वालिद साहब के पास ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ बड़ा पावरफुल होता है आर्मी चीफ, तो सवाल तो उठेगा कि डीएचए के लेवल पे कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही थी। अगर नैब तहकीकात कर रहा होगा, उन्होंने अगर वो कंप्लेंट, मुझे नहीं पता कि आपकी बात हुई है डीएचए से या नहीं। डीएचए इस जेवी का सीनियर पार्टनर था, डीएचए की इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अभी मुझे नहीं पता कि डीएचए की उसके बारे में क्या कंप्लेंट है। जब ये इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है नैब के साथ, तो आप, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि आप लोगों ने डीएचए से पूछा है या नहीं कि जी उनकी क्या कंप्लेंट थी। और उन्होंने ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप जो था, जो प्रेस रिलीज इशू करने वाला था, विच टू मी इज जंपिंग द गन। अगर उन्होंने नैब को केस रेफर कर दिया हुआ था
तो it kind of a sub judice case which was under investigation. और सब एक तो स्पेकुलेशन वाकई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप प्रोग्राम में भी है कि आप इसके जवाब भी दे सकें। मैं कह रहा हूं कि जब सियासतदानों से सवाल हो सकता है कि इस किस्म की एक्विजिशन में ठेका अगर होगा हमजा शहबाज सलमान शहबाज का, तो सवाल तो हर एक से किया जा सकता है, बाकी तो जाहिर तहकीकात होनी चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए। टोटली प्लीज डोंट माइंड, लेकिन एनालॉजी जो है वो टोटली गलत है, क्योंकि एक साइड पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जो किसी लैंड एक्वायर करने वाले को पैसे दे रही होगी। जब आप ऑरेंज लाइन की बात करते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लैंड एक्विजिशन वाले को पैसे दे रही होगी, सो दैट इज डिफरेंट। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली उस बंदे को पैसे दे रही है। इन दिस पर्टिकुलर केस एक बिजनेसमैन है, उसकी डील होती है लेट्स से डीएचए के साथ, इसी को ले लेते हैं, और वो बिजनेसमैन अभी लैंड एक्वायर कर रहा है। वो बिजनेसमैन जब लैंड अपने लिए बेसिकली एक्वायर कर रहा है, इज नॉट एक्वायरिंग फॉर डीएचए, क्योंकि उसमें से जो प्रॉफिट होना है उस बिजनेसमैन को होना है, तो ही विल एक्वायर दैट लैंड एट द मिनिमम कॉस्ट। वो ज्यादा पैसे क्यों देगा? ये पैसे जो हैं, ये जो जेवी था, इसमें ब्लड और स्वेट जो है, जिसे हम बोलते हैं मनी एंड एफर्ट, वो सारी की सारी जो है वो ऑरेंज वालों की थी। तो ये जो आपने एनालॉजी बताई है, ये एनालॉजी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। व्हाई शुड अहमद अरशद और ऑरेंज बी पेइंग एक्स्ट्रा मनी टू समवन एंड एक्वायरिंग द लैंड? मतलब मैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल पैदा होता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, आप प्रूफ दे सकते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि अहमद अरशद ने डीएचए के साथ अगर काम करना है और डीएचए में इन्फ्लुएंस किसी भी लेवल पर कामरान कियानी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो जनरल कियानी के भाई हैं, तो ये जो थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी के जरिए इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके कहीं भी बेनिफिट दिया जाता है, 16-17 अरब रुपए की वो सौदा की और फिर जाहिर दूसरों की भी ये जमीनें थी, वो सारा का सारा पैसा कहा गया, तो वो फायदा किसी भी थर्ड और फोर्थ पार्टी के जरिए तो हो सकता है ना, किसी का भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके। अभी आपने 2-3 चीजें इकट्ठी कर दी हैं, ठीक है ना। पहली चीज ये है कि पहले तो ये कोई बताए ना कि जी एक्चुअली कामरान कियानी ने ये सारी की सारी जमीन जो है अहमद अरशद को डिलीवर की है। ये अगेन अ स्पेकुलेशन एंड एब्सोल्युटली एन अजम्पशन, ठीक है ना। इसमें जिस तरह मैं पहले मतलब ये सारी स्पेकुलेशन खत्म हो सकती है सिर्फ एक बात से कि आप कह दीजिए कि कामरान कियानी और अहमद अरशद के दरमियान 1 रुपए की कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल के दिखा दें, कोई नहीं हुई, कोई पैसा इस तरीके से नहीं गया जो मल्टी बिलियन रुपीस का स्कैम उन पर किया जाए। ऐसा ना होना कि बाद में वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाए, आप कह सकते हैं इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, ठीक है ना। ये जो आप मुझसे कह रहे हैं कि जी मैं ये कहूं कि जी वो बिल्कुल ही किसी तरह से उनका लिंकेज नहीं है ना 1 रुपए की तरह। जब मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उस प्रोजेक्ट को एक आदमी करने की इस्तात ही नहीं रखता, इसमें तो 50,000 आदमी इन्वॉल्व होंगे। जो अहमद अरशद को जमीन इकट्ठी, ये डीएचए को जमीन नहीं जा रही, डीएचए को जमीन बेची नहीं जा रही, ये डीएचए को ट्रांसफर हो रही है। मगर सब इसमें एक और मामला है। एक स्पेकुलेशन खत्म करने के लिए आप सब भाइयों को बिजनेस करने का पूरा हक है। आपके भाई 2007 में आर्मी चीफ बने, उससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उससे पहले डीजीआईएसआई थे, उससे पहले डीजीएमओ थे, साथ पिंडी के कोर कमांडर भी, सारी इंफ्लुएंशियल पोजीशंस हैं। उनके इतना इंफ्लुएंशियल होने से पहले आप भाइयों के क्या एसेट थे सबके, और इस दौरान आपने क्या बनाया, उसके बाद क्या बनाया, वो सारे अवाम के सामने ले आइए ताकि स्पेकुलेशन खत्म हो, आपके भाई के ऊपर भी सारा का सारा नाम ना आए। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मेरे एसेट्स यहां पे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान में है, एवरीथिंग, एवरी अकाउंट इज इन पाकिस्तान, ठीक है ना। आके इसको कोई भी इन्वेस्टिगेट कर ले, आई एम एब्सोल्युटली ओपन। कामरान कियानी इज एब्सोल्युटली ओपन, इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है ना। बाबर कियानी जो कामरान से बड़ा है, ही लिव्स इन इस्लामाबाद, सबके एसेट्स ओपन है। अच्छा, मगर कामरान कियानी, आपने एक प्रोग्राम में कहा कि 1999 में उन्होंने काम शुरू किया, ये वो वक्त थे जब आपके भाई इन्फ्लुएंशियल होना शुरू हुए, प्रमोट हो रहे थे, और फिर आपने कहा 2007 में जब वो आर्मी चीफ बने तो 6-7 अरब रुपए का गालिबन वो काम कर चुके थे और इतनी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी उनकी कंपनी हो गई थी। इस पूरे पीरियड में आपके भाई बहुत इन्फ्लुएंशियल थे और काम भी अब डीएचए के साथ कर रहे थे, इंडिपेंडेंट कर रहे थे, अलग बात थी। तो ये कैसे एस्टेब्लिश होगा कि ये उनका इन्फ्लुएंस इस सारे के सारे काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा था? खानजादा साहब, ये इट्स एन ओपन सीक्रेट
ये सारा बुक्स में है। देखिए, एक बंदा पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है, उसकी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है, किसी जगह से टेंडर फ्लोट होता है, वो टेंडर में हिस्सा लेता है एंड ही विन्स द टेंडर। इफ ही विन्स द टेंडर बीइंग द लोएस्ट बिडर, तो इसमें इन्फ्लुएंस कहां से आ जाता है? अगर किसी के पास शेड ऑफ एविडेंस है कि किसी जगह पे जनरल कियानी ने इन्फ्लुएंस करके उसे एक पैसे का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया हो, तो यस, देन इट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन एक बंदा जो अपने मेहनत के साथ टेंडर विन कर रहा है, पेपरा के रूल्स के मुताबिक विन कर रहा है, और सब मगर आर्मी चीफ का डीएचए में इन्फ्लुएंस होता है। मेरी एक कंपनी हो, उसमें अगर एक टेंडर हो, आप भी पार्टिसिपेट करें, मेरा छोटा भाई भी करे, सब ट्रांसपेरेंसी से काम अगर हो भी रहा हो, आप सवाल नहीं उठाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आपके भाई की कंपनी है, तो वो सवाल तो अपनी जगह पर उठेगा। डीएचए में एक आर्मी चीफ का इन्फ्लुएंस कैसे नहीं हो सकता इस सारे के सारे मामले में? देखिए, ये इसको तो आप उस एक्सटेंट तक लेके जा रहे हैं कि जहां पे आप प्रॉब्ली ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरीथिंग डन बाय कामरान कैनी वाज फ्रॉडुलेंट। इट्स एब्सोल्युटली स्पेकुलेटिव। मैं यही कह रहा हूं ना कि सारी चीजें ओपन है ना, हर जगह पे। अगर पंजाब गवर्नमेंट के साथ उसने काम किया, फॉर एग्जांपल उसने रिंग रोड की बात होती है, पूरा रिंग रोड नहीं था, रिंग रोड का एक पैकेज था, पैकेज 5 था, जिसकी कल भी बात हो रही थी किसी टीवी टॉक शो में। He won that tender, ओपन टेंडर उसने जीता है, पंजाब गवर्नमेंट ने उसे अवार्ड कर दिया। इसमें ये सारे के सारा इट मस्ट मैटर ऑफ रिकॉर्ड समवेयर कि ये कैसे उसने टेंडर लिया, उसने उसके अगेंस्ट टैक्स दिया। जब उसने टेंडर जीत लिया, उसने वहां पे काम किया। अभी उसके बाद अगली चीज जो आ जाती है वो ये है कि जी उसने क्या वो काम जो किया है वो सब स्टैंडर्ड है, क्या वो खराब है, क्या उसमें गफला किया गया? इस वाले वो काम वहां पे इसी तरह से हुआ है पैकेज 5 में, फॉर एवरीवन टू सी। 7-8 साल हो गया, हैंड ओवर हो गया हुआ है, उसमें कोई किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिफेक्ट नहीं आया। अच्छा, मगर इसमें शहबाज शरीफ साहब के ने कल हामिद मीर साहब के शो में ये बात हुई, उन्होंने जो बात की, अब उसमें भी मसला ये है कि परवेज इलाही साहब रिंग रोड का कॉन्ट्रैक्ट दें आपके भाई को। परवेज इलाही साहब जनरल मुशर्रफ के दौर में वजीर आला, और फिर वो कियानी साहब बड़े इन्फ्लुएंशियल उस जमाने में। फिर मामला डीएचए का नहीं है, मगर इन्फ्लुएंस का सवाल फिर पैदा हो जाता है, और मिले उनके दौर में, और फिर शहबाज शरीफ साहब आके कह रहे हो कि मैंने 3 दफा वार्निंग दी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए वजीर आला शहबाज शरीफ साहब के दौर में। सवाल अपनी जगह पर फिर वही उठेगा, इन्फ्लुएंस का और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। मुझे पहली चीज ये बताइए कि क्या जनरल कियानी इन्होंने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करें या मेरे भाई को फेवर कर दें? ही डिडंट डू दैट। कल चीफ मिनिस्टर ने इस बात को खुद एडमिट किया कि उन्होंने मुझे कोई ऐसी सिफारिश नहीं की। दूसरी बात यह है कि क्या कभी किसी ने यह मालूम करने की कोशिश की कि वहां पे डिले क्या हुआ था? वहां पे डिले इसलिए हुआ था कि जमीनें जो हैं वो एक्वायर नहीं की गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं साइन हुआ था 2005 में या 2005 के अवाइल में, और जमीनें वहां पे क्लियर नहीं थी। 2005 में जो कॉन्ट्रैक्ट रेट थे वो डिफरेंट थे, और जब काम शुरू हुआ, जब जमीनें क्लियर हुई, तब तक परवेज इलाही साहब जा चुके हुए थे और शहबाज शरीफ साहब आ गए हुए थे। देयर वाज लैप्स ऑफ अबाउट 2 years। डिस्प्यूट ये चल रहा था कि जी ये जो पुराने रेट 2 साल पहले लगाए गए थे, इन रेट्स के ऊपर ये क्वालिटी का काम नहीं हो सकता, इसको ठीक किया जाए। तो उसकी वजह से उसमें प्रोजेक्ट में डिले हो रही थी। शहबाज शरीफ को सारे जानते हैं, ही वांट थिंग डन ओवरनाइट, तो वो ओवरनाइट नहीं हो रहा था। मतलब इसमें शहबाज शरीफ साहब का वर्जन बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं जब मुझे पता चला जनरल कियानी का भाई है, हमने जनरल कियानी से शिकायत की, जनरल कियानी के आपका भाई सही काम नहीं कर रहा। कामरान कियानी ने आके ये शिकायत की कि आपने मेरे बड़े भाई से शिकायत की है। उसके बाद भी जब उन्होंने डिलीवर नहीं किया, फिर ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल अलग वर्जन है इस पर कि डिलीवर किया ही नहीं उन्होंने। इस वक्त वो काम सारा हुआ है लाहौर एयरपोर्ट के बाहर जो का हिस्सा है, दैट इज पैकेज 5। आप अपनी एक टीम ले जाइए, उसकी आप इंस्पेक्शन कर लीजिए, आप उसका पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड देख लीजिएगा रिपेयर और मेंटेनेंस का, एंड यू वुड नो कि इट्स एब्सोल्युटली क्वालिटी वर्क दैट इज डन। शहबाज शरीफ का प्रॉब्लम क्वालिटी के साथ नहीं था, उनका जो प्रॉब्लम था वो काम में डिले की वजह से आ रहा था। और
जब इसी डिले की वजह से ये काम कामरान ने मुकम्मल किया, पैकेज 6 का कॉन्ट्रैक्ट उसने वापस कर दिया था। मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए ना आपकी फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ, जनरल कियानी साहब के साथ। उन्होंने सर्व किया है इस मुल्क को, बड़ा कामयाब सवात ऑपरेशन किया उन्होंने, डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी का उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। कुछ जाहिर है कुछ कंट्रोवर्सीज भी उनके हवाले से, मगर उनके दौर में ही आसान नहीं होता आर्मी चीफ के घर भाइयों के हवाले से बात करना, मगर उनके रिटायर होने के बाद नहीं, उनके दौर में ही यह एतराज होता था कि उनके भाई क्या क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में 8 साल वो इक्तिदार में रहे, बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उनके बच्चों का कुछ नहीं पता था क्या करते हैं, भाइयों का नहीं पता था क्या करते हैं। राहिल शरीफ साहब के भाई क्या करते हैं मुख्तलिफ दूसरे नहीं पता किसी को, बच्चे क्या करते हैं नहीं पता। उनके दौर में ही, कियानी साहब के दौर में ये बार बार बात होती रही और ये बार बार मामला उठता रहा। इस्लामाबाद में गर्दिश करते रहते थे नाम की कियानी बरादरान पता नहीं क्या कर रहे हैं। जी खानजादा साहब, ये जिस मुल्क में पगड़ियां उछालना कारोबार बन जाए, ठीक है, वहां पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये क्यों हो रहा है। एक एक चीज जो है उसे क्यों एट्रीब्यूट किया जा रहा है। मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहूंगा। जब जनरल कियानी ने अज्यूम किया एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो न्यू GHQ का प्रोजेक्ट जो था वो उन्होंने इनहेरिट किया था जनरल परवेज मुशर्रफ से। इसका फाइनेंशियल लेआउट 120 अरब रुपए का था, जो एस्केलेट होके कम से कम 200 अरब का हो जाता। ये कुछ 4 मेट्रो के बराबर हो जाता है। खानजादा साहब, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया। जो बंदा पैसे बनाना चाहे या किसी को बेनिफिट करना चाहे, उसके लिए इससे अच्छा मौका और कौन सा होता है। बहुत शुक्रिया अमजद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वर्जन दे रहे थे अपना इस सारे के सारे मामले के हवाले से। ये भी कहते रहे हैं कि भाई आएंगे, कामरान कियानी जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, फेस करेंगे अगर नैब की तरफ से मामला आगे बढ़ता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अब आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।